जय हिंद साथियों, मैं हूं लेक्चरर हरि सिंह सर, रिटायर्ड सूबेदार मेजर और लेफ्टिनेंट। मैं वीडियो के माध्यम से आपके पास कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन भेजता रहता हूं। तो आज जो है इस वीडियो के अंदर बहुत से एनसीओज का जो हवलदार रैंक्स हैं एनसीओज को, उनके लिए उनका कई बार मेरे पास कमेंट्स आए थे कि सर आप जो है नायब सूबेदार के बारे में बता रहे हो, सूबेदार के बारे में बता रहे हो, सूबेदार मेजर के बारे में और लेफ्टिनेंट के बारे में, हवलदार का कभी आपने जिक्र नहीं किया। तो मैं बता देता हूं कि मैंने पूरे एनसीओ सिपाही से लेके और पूरे हवलदार तक एनसीओ तक जो है एमएससीपी जो थी अपनी, उसके ऊपर मैंने 2006 से पहले का वीडियो बना करके बहुत अच्छे पॉइंट उसमें डाले हुए हैं। और सभी सिपाही अगर एमएससीपी हवलदार है, नायक है, किसकी कितनी बनेगी, नायक की कितनी बनेगी, हवलदार अगर एमएससीपी नायक सूबेदार है तो कितनी बनेगी, सारी पेंशन के बारे में मैंने पहले बताया था। फिर भी मैं हवलदार को जो नहीं भूल सकते हम, क्योंकि हवलदार जो है वही, मैं तो सूबेदार मेजर तक रह के आया हूँ। हवलदार ही सारा काम जो है उस पर जिम्मेदारी रहती है। नीचे वालों की भी बातें सुनता है, ऊपर वालों की भी बातें सुनता है और जवानों से काम भी करवाता है और जवानों की समस्याओं को ऊपर तक ले जाता है। और किसी कारण से अगर जवान मान लो छुट्टी की समस्या है, कोई है, सभी को नहीं हो सकती, तो उसमें बातें भी जवानों से हवलदार सुनता है। तो इसलिए मैं आज ये वीडियो हवलदार के लिए लेकर के आया हूँ। तो हवलदार की जो एमएससीपी की है वो तो मैंने पहले बना दिया कि भाई हवलदारों को नहीं मिल रही है, उनको मिलनी चाहिए, ठीक है नहीं, क्योंकि वो इंटरनल कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने नहीं दिया। पहले कमेटी ने गठित की थी, उसने रिपोर्ट दी थी कि भाई इनको एमएससीपी पूरा 2006 से पहले वाला सभी को मिलनी चाहिए। आज मैं ये जो उठा रहा हूँ मांग, ये जो हवलदारों की, और वास्तव में उन्होंने कहा हवलदारों की मांग सही है ये, कि उन्होंने कहा है कि देखो मैं वीडियो में लेकर चलता हूँ आपको। अगर आप इस वीडियो में नए हैं, इस चैनल पर नए हैं, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको ज़रूर कोई ना कोई आपको इसमें मिलती रहेगी। और मैं बच्चों के लिए भी वीडियो भेजता रहता हूँ, पढ़ाई के से संबंधित भी, और सैनिक संबंध खबरों के बारे में मैं भेजता रहता हूँ। आपको सही इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और अगलों के लिए शेयर कर दीजिए, ताकि सभी के पास इस वीडियो की जो किसी वीडियो की जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे। तो उनके पास शेयर भी कर दीजिए आप, और लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं, अभी देखो यह है कि ओआरपी की विसंगति दूर करने के लिए हवलदार रैंक्स की मांग 20 वर्ष से लेकर के, बिल्कुल सही बात है, 24 वर्ष की सेवा काल तक कोई बढ़ोतरी हवलदार रैंक की पेंशन में नहीं की है। जो 20 वर्ष की जो बेसिक 20 साल में जो हवलदार सर्विस करके आते हैं उनकी भी बेसिक 24,763 है। 21 वाले की भी 20.5 की भी, 21 की भी 21.5 की भी, 22 की भी 22.5 की भी, 23 की भी 23.5 की भी और 24 की भी जो करके आते हैं, सबकी जो बेसिक है 24,763 है। ये इनकी बिल्कुल मांग सही है कि इनकी बेसिक जो है में बढ़ोतरी होनी चाहिए। इसी प्रकार से सूबेदार मेजर की भी वही कर रखा है कि 30 साल से लेकर के 34 साल तक, ये दो विसंगतियाँ हैं, इनको भी दूर होना चाहिए, दूर करना चाहिए। तो यह बिल्कुल सही मांग है। युद्ध काल हो चाहे शांति काल, हवलदार सेना की रीढ़ की हड्डी होती है, क्योंकि हवलदार रैंक एक ऐसा है जो कि जिसके ऊपर सेना खड़ी होती है, सेना की रीढ़ की हड्डी होती है। अगर ऊपर वाले के अधिकारियों के जो कोई भी आदेश होंगे, कोई काम करवाने होंगे, जेसीओ साहब का जो भी आदेश देंगे सब हवलदार को देंगे। हवलदार फिर अब उन जवानों से कैसे मैनेज करवाता है, किस प्रकार से काम करवाता है, किसी की बातें सुनता है, और ऊपर का प्रेशर, काम का प्रेशर ज़्यादा होता है और जवानों की संख्या कम होती है, फिर भी वो उनको किस प्रकार से एंगेज करता है और अरेंजमेंट करता है और उनसे काम लेता है, ये सब हवलदार का काम है। तो युद्ध काल हो चाहे शांति काल, हवलदार सेना की रीढ़ की हड्डी होती है। हवलदार जवानों की समस्याएं अधिकारियों तक पहुंचाता है, जवानों की छुट्टी की समस्याएं हैं और समस्याएं अधिकारियों तक पहुंचाता है। और फिर वो समस्याएं, क्योंकि मान लो छुट्टी के लिए वैकेंसी कम है और जवानों ज़्यादा खड़े हैं और सभी को छुट्टी नहीं मिलेगी, तो अधिकारियों ने उनकी छुट्टी मंजूर नहीं की, सभी को नहीं कर सकेंगे। उनकी बातें भी फिर आकर के हवलदार ही सुनता है, क्योंकि सभी जवान बोलेंगे कि हवलदार ने हमारी छुट्टी जो अधिकारियों के सामने ठीक से हमारी समस्याएं नहीं बताई होंगी, इसलिए हमारी छुट्टी नहीं मिली होगी। तो उसके बाद है जेसीओ और अधिकारियों के द्वारा दिए गए आदेशों का पालन भी हवलदार करवाता है।
जो ऊपर से जेसीओ साहिबान हो, चाहे हवलदार अधिकारी साहिबान हो, एसएम साहब हो, सभी जो है हवलदारी, आरएचएम सीएचएम सब हवलदारी होते हैं। तो हवलदारी जो होता है इन सब से अपने आदेश पास करवाता है, आदेशों का पालन करवाता है और सभी कुछ जो है हवलदार करवाता है। भारतीय ये है। तो यहाँ तक कि जो है मैंने हवलदारों के बारे में आपको बताऊंगा। इसकी देखो ये है हवलदारों की थी, तो इसको देखो आप लोग, ये आप लोग देख लीजिए इसमें कि 20 साल, यहाँ पर ये 20.5 है, 20 साल में भी 24,763 ही है, और 21 साल में भी 21.5 में भी, 22 में भी, 22.5 में भी, 23 में भी, और 23.5 में भी, और 24 में भी लगातार इन जो हवलदार की जो है ये पेंशन है ये 24,763 चलती आ रही है। ठीक है नहीं, तो ये इसमें ज़रूर बढ़ोतरी होनी चाहिए। ये हवलदारों की बिल्कुल सही मांग है ये, मैं तो बिल्कुल इसके पक्ष में हूँ। और ये बात जो है अगले पे कमीशन में हर हालत में ये बात पहुँचनी चाहिए, और या अगली OROP में, और इसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। दूसरी बात है, हम चलेंगे उसे, तो ये हवलदार के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया है कि ये समस्या है, बिल्कुल हवलदारों की बिल्कुल जायज़ पॉइंट है ये, और ये जो है उनको वहाँ पर तक पहुँचनी चाहिए। भारतीय सेना को मिली ऑपरेशन में बहुत बड़ी कामयाबी चित्र हाउस देखें। तो देखो जो भी ऑपरेशन होता है, जब मैं बता दिया कि पहले चाहे शांतिकाल हो चाहे कुछ भी हो, हवलदार का उसमें मेन रोल होता है। हवलदार ही उसमें सारे काम करवाता है जवानों से, और जवान उसके साथ में होते हैं। जेसीओ अधिकारी होते हैं, लेकिन वो क्या है सारे डिपेंड करते हैं, जवान सफलता होती है हवलदार और जवानों के ऊपर ही। तो ये देखो कितने उन्होंने हथियार पकड़े, अभी हाल ही का ऑपरेशन है ये पुलवामा में, और वहाँ पर जो है कितने हथियार उन्होंने पकड़े हैं, और उग्रवादियों को पकड़े हैं जो कि यहाँ पर आते हैं पाकिस्तान से घुस जाते हैं किसी प्रकार से धोखाधड़ी से। और ये देखो ये जो सारे हथियार जो हैं हमारी सेना ने प्रदर्शित किए हैं मीडिया के सामने, तभी यहाँ पर आए हैं, चित्र आए हैं इनके। तो ये देखो किस प्रकार से ये इन्होंने पकड़े हैं, ये सारे के सारे देखो ये उनके हथियार हैं वो जो लेके आते हैं। ये मैं आपको दिखाने के लिए इसमें चित्र रखा हूँ। ये देखो कितने हथियार हैं, कितने नोटों की गड्डियाँ हैं, ये देखो ये सारी नोटों की गड्डियाँ भी उनके पास में हैं, मैगजीन भी हैं, अम्नेशन भी है ये उनके पास में, ये अम्नेशन भी है ये उनके पास में। ये सारे के सारे जो चीज़ें उनके पास में है, देखो ये हथियार है, ये सारे अभी के पकड़े हुए। ये देखो ये अम्नेशन के ढेर लगे हुए हैं इसमें। तो ये देखो अब हमारी सेना जो है किसी भी प्रकार से उनको छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि हमारे जो गृह मंत्री जी हैं उन्होंने भी, और रक्षा मंत्री जी ने भी, सभी ने आदेश दे रखा है, और इन्होंने लिखा हुआ है इफ़ यू वांट फ्री पास टू जन्नत, अगर आपको जन्नत के लिए फ्री में पास चाहिए, कॉन्टैक्ट इंडियन आर्मी, तो आप इंडियन आर्मी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये उनके पकड़े हुए उनके जो ये आइडेंटी कार्ड वगैरह है जो भी है इनके, ये पकड़े हुए हैं। तो चित्र मैंने आपको दिखाने थे। तो ये जो है भारतीय सेना बहुत अच्छा काम कर रही है, और उसकी रीढ़ की हड्डी मैंने बता दिया आपको वो हवलदार है। हवलदारों के बिना कोई ऑपरेशन जो है सक्सेस करना बहुत ही मुश्किल है। तो इसलिए ये भी देखो ये पूरे के पूरे चित्र में आपको दिखा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं इनको। ठीक है नी, ये देखो इनके पास कितने कितने हथियार आ जाते हैं, ये उनका आइडेंटी कार्ड वगैरह पकड़े हुए हैं। तो ये था। अब अगले उसमें चलते हैं पॉइंट पर। अगला पॉइंट है दिल्ली में निकली एनसीओ एंड जेसीओज के लिए वैकेंसी, सैलरी है 30,000 से लेकर के 35,000 तक। तो दिल्ली में जो है वैकेंसी निकली हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें। ये वैकेंसी है दिल्ली में, ये नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स SFF है। ये नेम ऑफ पोस्ट है डाटा एंट्री ऑपरेटर अकाउंट्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है ये। नंबर्स ऑफ वैकेंसी फिगर्स में है, और वो इन्होंने दर्शाई नहीं है कितनी है, काफ़ी वैकेंसी है इसमें। और ये है क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड एनसीओ जेसीओ क्लर्क और इक्विवेलेंट फ्रॉम आर्मी, मतलब जो है या तो एनसीओ जेसीओ क्लर्क हो, या कोई उसके अंदर जो कंप्यूटर ऑपरेटर या जो भी डाटा ऑपरेटर या जो भी होते हैं उसके अंदर उसकी क्वालिफिकेशन जो उससे संबंधित हो वो होना चाहिए उसमें। ठीक है नहीं। वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग अकाउंट्स को हैंडलिंग किए हुए होना चाहिए। लोकेशन ऑफ जॉब है दिल्ली के अंदर। सैलरी रेंज पर मंथ है ये 30,000 टू 35,000, 30,000 से 35,000 पर मंथ है। एडिशनल बेनिफिट ऑफर्ड है ये एज पर ऑर्गेनाइजेशन नॉर्म्स, तो जहाँ पर वो होगा उसके अंदर से। लास्ट डेट टू रिसीव्ड
नेम्स फ्रॉम RSB जिला सैनिक बोर्ड के द्वारा आ जाए, चाहे वैसे आ जाए, 27 दिसंबर तक होने चाहिए ये, ठीक है नहीं। तो ये है। अब जो है नोट, ऑल सर्विसमैन आर रिक्वायर्ड टू डाउनलोड द विलिंगनेस फॉर्मेट, अपलोड and forward the same Excel format only duly completed in all respective through the जिला सैनिक बोर्ड by the small only। ये जो दे रखा है इसके अंदर वेबसाइट वगैरह जो भी है। if there are meeting the QRS as given employer in vacancy notification, if any details are found incomplete missing the candidates will not be accepted। तो इस प्रकार से उन्होंने दिया होगा भाई, जो गलती नहीं होनी चाहिए ठीक से उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अगली है पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। 30 जून को सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिलेगा एक वेतन वृद्धि नोशनल इंक्रीजमेंट। कहने का तात्पर्य है जो या तो 30 जून हो या जो 2 बार लगता है इसमें इंक्रीजमेंट, जो 2 बार लगता है इसमें, तो उन्होंने दिया था 30 जून, अभी तो 30 जून दिया, फिर 31 दिसंबर दिया था पहले वाले के लिए। तो ये 30 जून के लिए दिया है कि भाई अगर उस तारीख को कोई भी है इंक्रीजमेंट रिटायर हुआ है तो क्या सेना के अंदर जो 1 जुलाई को जो इंक्रीजमेंट लगता है तो वो इंक्रीजमेंट के लिए पहले 1 जनवरी को लगता था, तो उनके लिए 31 दिसंबर है। तो उस इंक्रीजमेंट के लिए जो है अगर मान लो 30 तारीख को कोई रिटायर हो गया तो वहाँ पर जो है उसको वेतन वृद्धि नहीं मिलती है, क्योंकि उसका इंक्रीजमेंट लगना था 1 जुलाई को। तो अब ये कोर्ट में केस गया है और कोर्ट ने इसको मान लिया गया है और ये कई जगह पर ही जो है लागू भी हो गया है, लेकिन सेना में अभी तक जो है इसमें चल रही है। इसके लिए इस फैसले के आधार पर जो है सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जो भी 30 जून को रिटायर हुए हैं उनको एक इंक्रीजमेंट का लाभ जो पेंशन में उनको मिल जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें वही हैं इसमें, तो ज़्यादा मैं आपको समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। तो ये सारी चीज़ें वही हैं, कर्मचारियों के लिए बड़ा लाभ है, फैसले का आधार है, जो फैसला हुआ है इसके आधार पर जो है मिल जाएगा, ठीक है। तो संक्षिप्त में मैं बता रहा हूँ आपको। अब दूसरा है कि एक है लोकसभा के अंदर क्वेश्चन किया गया था, क्वेश्चन संख्या थी 2009 दिनांक 6 दिसंबर, अभी 6 दिसंबर को क्वेश्चन किया गया था। 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का जो उत्तर मिला है पेंशन भोगियों के लिए चिकित्सा भत्ता के बारे में प्रश्न था। ये जैसे प्रश्न किया था 2009 श्री TR बालू ने, क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रश्न था, क्या सरकार का उन पेंशन भोगियों के मासिक चिकित्सा भत्ते में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है जो CGHS सुविधाओं का लाभ नहीं उठा रहे हैं। कहने का तात्पर्य है जो ECHS या CGHS सुविधाएं जो हैं उनका लाभ नहीं उठा रहे हैं, उनको 1000 रुपया भत्ता मिलता है, तो क्या उसके में भत्ते में बढ़ोतरी करेंगे। ख है यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और ग है यदि नहीं तो सेवानिवृत्त कर्मचारियों को स्वयं और आश्रित जीवन साथी की चिकित्सा आवश्यकताओं को 1000 रुपये प्रति माह की मामूली राशि से पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या तंत्र अपनाया गया है। तो ये था उसके लिए, तो ये क्या तंत्र अपनाया गया है, इसका उत्तर आया है, ये उसका उत्तर है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री प्रतापराव राघव हैं, ये उत्तर है ये। तो उत्तर में क्या है देखिए आप, कैसे लेकर गए तक केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना CGHS के अंतर्गत नहीं आने वाले क्षेत्रों में रहने वाले केंद्रीय सरकार के पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों को उनके दैनिक चिकित्सा व्यय को पूरा करने के लिए निश्चित चिकित्सा भत्ता FMA फिक्स मेडिकल अलाउंस है प्रदान किया जाता है। FMA में पिछली बार की गई 1000 रुपये तक की वृद्धि केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार की गई थी। कहने का तात्पर्य है कि जब केंद्रीय वेतन आयोग था उसकी सिफारिश के अनुसार ये जो वृद्धि की गई थी, और वर्तमान में चिकित्सा भत्ते में वृद्धि का कोई प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि जब तक पे कमीशन आउट नहीं होगा पे कमीशन में ही इसकी वृद्धि होगी। तो पे कमीशन जब बैठेगा तभी इसकी वृद्धि होगी। कहने का तात्पर्य है इसके अलावा गैर CGHS कवर वाले क्षेत्रों में रहने वाले केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के पास निम्नलिखित विकल्प भी हैं। ये बोलते हैं ये विकल्प दिए उन्होंने, वे CGHS के अंतर्गत OPD सुविधाओं के बदले निश्चित चिकित्सा भत्ता FMA का लाभ उठा सकते हैं। वे आवश्यक अभिदान के देने के बाद निकटवर्ती CGHS कवर शहर में स्वयं को पंजीकृत कराकर CGHS OPD का IPD का लाभ भी उठा सकते हैं।
CGS दिशा निर्देशों के अनुसार आवश्यक अभिदान देने के बाद उनके पास OPD वगैरह का है। तो ये था अब आज के इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही है। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत स्वागत है और आपका धन्यवाद है। और आप जो है इस वीडियो में नए हैं तो आपको इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए इसको। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे।